हैरी पॉटर और अज़्काबान का कैदी, अध्याय 2, मार्ज आंटी की गलती। अगली सुबह नाश्ते के लिए हैरी नीचे गया तो उसने देखा डर्सली परिवार पहले से ही किचन की टेबल के चारों तरफ बैठा है। वो नए टीवी पर न्यूज़ देख रहे हैं। ये नया टीवी डडली के लिए गर्मियों में घर लौटने का तोहफा था, क्योंकि वो हल्ला मचाता था कि फ्रिज और ड्राइंग रूम में रखे टीवी के बीच उसे लंबा फासला तय करना पड़ता है। किचन में टीवी आने के बाद डडली अपनी गर्मी की छुट्टियां वहीं गुजारने लगा। वहां अपनी सुअर जैसी छोटी आंखें स्क्रीन पर गड़ाए रहता। उसकी ठुड्डी लगातार हिलती रहती, क्योंकि वो लगातार खाता रहता। हैरी डडली और वॉर्नर अंकल के बीच बैठ गया। उसने एक टोस्ट उठाया और टीवी पर न्यूज़ पढ़ने वाले को देखने लगा, जो एक भागे हुए अपराधी के बारे में पढ़ रहा था। जनता को चेतावनी दी जाती है, ब्लैक के पास कई हथियार हैं और वो एक बहुत खतरनाक अपराधी है। एक विशेष हॉटलाइन बनाई गई है, ब्लैक दिखे तो तत्काल हॉटलाइन पर सूचना दें। वर्नन अंकल ने अपने अखबार के ऊपर से भगोड़े कैदी को घूरते हुए कहा, हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो आवारा है। उसकी हालत तो देखो, गंदा, वहशी, दरिंदा। उन्होंने हैरी की तरफ तमतमाती तिरछी नज़र डाली, जिसके बिखरे बालों से वर्नन अंकल को हमेशा चिढ़ होती थी। टेलीविज़न पर दिखने वाले अपराधी के लंबे बाल कंधे तक लटक रहे थे। उसकी तुलना में हैरी के बाल बहुत अच्छे थे। न्यूज़ पढ़ने वाला फिर दिखाई देने लगा। कृषि और मत्स्य मंत्रालय आज घोषणा करने वाले हैं। जरा रुको, तुमने ये तो बताया ही नहीं दरिंदा भागा कहाँ से है। आधी अधूरी जानकारी देने का क्या ही मतलब है। हो सकता है वो पागल सामने वाली सड़क पर ही घूम रहा हो। वर्नन अंकल ने टेबल पर मुक्का मारते हुए कहा, सरकार न जाने कब सीखेगी। ऐसे लोगों से निपटने का इकलौता तरीका ये है कि उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। वर्नन अंकल ने चाय का कप नीचे रखा, अपनी घड़ी देखी और बोले, बेहतर होगा अब मैं चल दूं। मार्ज की ट्रेन 10 बजे आती है। हैरी अपने कमरे में रखी उड़ने वाली झाड़ू की सर्विसिंग किट के बारे में सोच रहा था। वर्नन अंकल के शब्द सुनकर उसे जोर का झटका लगा। मार्ज आंटी? उसके मुंह से निकला। मार्ज आंटी वर्नन अंकल की इकलौती बहन थी। हालांकि हैरी का उससे खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी वो मजबूरन उसे आंटी कहता था। हैरी के दिमाग में उनकी हर यात्रा की भयानक यादें थीं। डडली के 5वें जन्मदिन की पार्टी में मार्ज आंटी ने हैरी को अपनी टहलने वाली छड़ी से पीटा था, ताकि वो म्यूजिकल स्टैचू में डडली को हराना बंद कर दे। जब वो क्रिसमस पर आई थी तो डडली के लिए एक कंप्यूटराइज्ड रोबोट लाई थी और हैरी के लिए कुत्तों का बिस्किट का डिब्बा। आखिरी बार वे हैरी के हॉगवर्ट्स जाने के 1 साल पहले आई थी। उस समय हैरी का पैर गलती से उनके प्रिय कुत्ते रिपर के पंजे पर पड़ गया था। रिपर ने हैरी को बगीचे तक दौड़ाया और पेड़ पर चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया था। मार्ज आंटी ने आधी रात तक रिपर को वापस नहीं बुलाया। वर्नन अंकल ने कहा, मार्ज 1 हफ्ते यहाँ रहेगी। चूंकि विषय निकल आया है तो उन्हें लाने से पहले मैं कुछ बातें साफ करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, तुम मार्ज से सभ्यता से बात करोगे, ठीक है, पर पहले वो मुझसे सभ्यता से बात करें, हैरी ने कटुता से कहा। दूसरी बात, चूंकि मार्ज को तुम्हारे असामान्य होने की बात नहीं पता है, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि वो जब यहाँ रहे तो कोई अजीब चीज़ हो। तुम उनसे ठीक से पेश आना, ठीक है? पहले वो भी ठीक से पेश आएं, हैरी ने दांत भींचकर कहा। और तीसरी बात, हमने मार्ज को बताया है कि तुम लाइलाज अपराधी बच्चों हेतु सुरक्षित सेंट ब्रूट्स स्कूल में पढ़ने जाते हो। क्या? हैरी चीखा। और तुम्हें भी यही कहना है, वरना तुम मुश्किल में फंस जाओगे। हैरी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था मार्ज आंटी 1 हफ्ते के लिए आ रही हैं। डर्सली दंपत्ति द्वारा दिया गया बर्थडे का अब तक का सबसे बुरा तोहफा था, जिसमें वर्नन अंकल के पुराने मोजे भी शामिल थे। वर्नन अंकल ने खड़े होते हुए कहा, तो पिटूनिया में स्टेशन जा रहा हूँ, तुम्हें घूमने तो नहीं चलना है डडली? नहीं। डडली का ध्यान टेलीविज़न पर था, क्योंकि वर्नन अंकल ने अब हैरी को डांटना बंद कर दिया था। वर्नन अंकल किचन से बाहर निकल गए। कुछ ही देर में मिलते हैं। दहशत में बैठे हैरी के मन में एक विचार आया। उसने अपना टोस्ट छोड़ दिया, तत्काल अपने कदमों का इस्तेमाल किया। वर्नन अंकल के पीछे घर के सामने वाले दरवाजे पर गया। वर्नन अंकल अपना कार कोट पहन रहे थे। उन्होंने हैरी को बाहर आते देखा तो गुर्रा कर बोले, मैं तुम्हें नहीं ले जा रहा हूँ। जब उन्होंने हैरी को बाहर आते हुए देखा तो गुर्रा कर बोले, मैं तुम्हें नहीं ले जा रहा हूँ। हैरी ने ठंडेपन से जवाब दिया, जैसे मैं आना चाहता हूँ, मैं तो आपसे सिर्फ कुछ पूछना चाहता हूँ।
वर्नन अंकल ने उसे शक भरी निगाह से देखा। मेरे स्कूल में 3rd ईयर के बच्चों को कभी कभी गांव में घूमने जाने की छूट मिलती है, तो मुझे आपसे अनुमति पत्र साइन कराना है, वर्नन अंकल ने चिढ़ाते हुए कहा। और मैं ऐसा क्यों करूंगा? हैरी ने बहुत सावधानी से शब्द चुनते हुए कहा। देखिए, मार्स आंटी के सामने ये नाटक करना बहुत मुश्किल होगा कि मैं सेंट अमुक स्कूल लाइलाज अपराधी बच्चों हेतु सुरक्षित सेंट ब्रूट्स स्कूल। वर्नन अंकल दहाड़े और हैरी को खुशी हुई। उनकी आवाज में दहशत का भाव था। बिल्कुल, हैरी ने वर्नन अंकल के बड़े बैंगनी चेहरे की तरफ शांति से देखा। इतना बड़ा नाम याद रखना मुश्किल है, मुझे इसे विश्वसनीय बनाना पड़ेगा। कोई बात मेरे मुंह से गलती से निकल गई तो तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दी जाएगी। वर्नन अंकल अपनी मुट्ठी तानते हुए हैरी की तरफ बढ़े, लेकिन हैरी अपनी जगह पर बिना हिले खड़ा था। उसने कहा, मेरी हड्डी पसली तोड़ने से मार्ज आंटी वो बात थोड़ी ही भूल जाएंगी जो मैं उन्हें बता सकता हूँ, लेकिन यदि आप मेरे अनुमति पत्र पर साइन कर देंगे तो मैं इस बात को याद रखूंगा। मैं कसम खाता हूँ, मैं इस तरह अभिनय करूंगा जैसे मैं एक मगलू, जैसे मैं एक सामान्य हूँ। हैरी जानता था वर्नन अंकल इस पर अच्छी तरह सोच विचार कर रहे थे। उनके दांत खुले थे और माथे की नस फड़क रही थी। उन्होंने घूमकर दरवाज़ा खोला, जाते समय इतनी तेजी से बंद किया कि उसके ऊपर लगा कांच निकल कर गिर गया। और उन्होंने कहा, मार्च की यात्रा के दौरान तुम्हारे व्यवहार को गौर से देखूंगा। अगर तुमने ठीक व्यवहार किया तो उस बेहुदा अनुमति पत्र पर मार्च के जाने के बाद साइन कर दूंगा। हैरी लौटकर किचन में नहीं गया, बेडरूम में गया। दुखी मन से उसने अपने सभी तोहफे और बर्थडे कार्ड इकट्ठा किए। उन सबको बिस्तर के नीचे फर्श पर रखे उखड़े बोर्ड में होमवर्क के साथ रख दिया। फिर वो हेडविग के पिंजरे के पास गया। एरल ठीक हो चुका था। वो और हेडविग दोनों सो रहे थे और दोनों के सिर उनके पंखों के भीतर थे। हैरी ने आह भरते हुए उन्हें जगाया। हेडविग, तुम्हें 1 हफ्ते के लिए यहाँ से जाना होगा। एरल के साथ जाओ, रॉन तुम्हारी देखभाल करेगा। मैं उसे पूरी बात बताते हुए पत्र लिख दूंगा। मेरी तरफ इस तरह मत देखो। हेडविग की बड़ी पीली आंखें उसे धिक्कार रही थीं। इसमें मेरी गलती नहीं है। यही एक तरीका है जिससे मुझे रॉन और हरमाइनी के साथ हॉग्समीड जाने की अनुमति मिलेगी। 10 मिनट बाद एरल और हेडविग खिड़की के बाहर निकले और ओझल हो गए। बुरी तरह दुखी हैरी ने खाली पिंजरा अलमारी के अंदर रख दिया। हैरी जब हॉल में पहुंचा तो पिटूनिया आंटी ने उसे डांटते हुए कहा, अपने बालों का कुछ करो। हैरी को समझ नहीं आया कि बाल संवारने से क्या फ़ायदा होगा। मार्ज आंटी को उसकी बुराई करना अच्छा लगता है। वो जितना गंदा दिखेगा वो उतनी खुश होंगी। बहुत ही जल्दी वर्नन अंकल की कार गेट के अंदर आ गई। पिटूनिया आंटी ने फुफकारते हुए हैरी से कहा, दरवाज़ा खोलो। बहुत निराशा के साथ हैरी ने दरवाज़ा खोला। मार्ज आंटी चौखट पर मार्ज आंटी थी। वो काफ़ी हद तक वर्नन अंकल की तरह ही थी। उनके एक हाथ में बड़ा सा सूटकेस था, दूसरे हाथ में बूढ़ा और बदमिजाज बुलडॉग। मेरा डडली कहाँ है? मेरा भतीजा कहाँ है? मार्ज आंटी गरजी। डडली डोलता हुआ आया। उसके सुनहरे बाल उसके मोटे सिर पर चिपके हुए लग रहे थे। इसके बाद मार्ज आंटी ने डडली को एक हाथ से जकड़ लिया और उसके गाल पर एक पप्पी ली। हैरी जानता था कि डडली मार्ज आंटी से गले मिलना सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करता है क्योंकि उसे इसके बदले पैसे मिलते हैं। पप्पी के बाद जब वो अलग हुए तो डडली की मोटी मुट्ठी में 20 पाउंड का कड़क नोट था। मार्ज आंटी चीखी, पिटूनिया! और फिर वो हैरी को इस तरह अनदेखा करती हुई गुजर गईं जैसे वो कोई हैट स्टैंड हो। वर्नन अंकल अंदर आ चुके थे, दरवाजा बंद करते हुए मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने पूछा, चाय पियोगी मार्ज? और रिपर क्या लेगा? रिपर मेरी प्लेट से थोड़ी सी चाय पी लेगा, मार्ज आंटी बोली। जब वे सब किचन में गए, हैरी हॉल में मार्ज आंटी के सूटकेस के साथ अकेला था, लेकिन उसे इस बात से शिकायत नहीं थी। वो चाहता था कि किसी न किसी बहाने वो मार्ज आंटी से दूर रहे। इसलिए वो आराम आराम से सूटकेस को घसीटता हुआ ऊपर वाले खाली बेडरूम में ले जाने लगा। जब किचन में लौटा तब तक मार्ज आंटी को चाय और फ्रूट केक मिल चुके थे। उनका कुत्ता एक कोने से सुड़ सुड़ करके चाय पी रहा था। हैरी ने देखा अपने साफ फर्श पर चाय और लार गिरती देखकर पिटूनिया आंटी कांप गईं। पिटूनिया आंटी जानवरों से नफरत करती थी। वर्नन अंकल ने पूछा, मार्च, बाकी कुत्तों को कौन संभाल रहा है? मार्ज आंटी ने जोरदार आवाज में कहा, कर्नल फॉरेस्टर। वो अब रिटायर हो चुके हैं, उनके पास करने के लिए कोई काम तो होना चाहिए, लेकिन रिपर मेरी जुदाई सहन नहीं कर पाता। हैरी के बैठने पर रिपर गुर्राया। इससे मार्ज आंटी का ध्यान पहली बार हैरी की तरफ गया। उन्होंने गुर्राते हुए कहा,
अब भी यही हो? हाँ, हैरी ने कहा। इतना अकड़ने की जरूरत नहीं है। ये वर्नन और पिटूनिया की मेहरबानी है, तुम्हें यहाँ रख रहे हैं, मैं तो कभी नहीं रखती। अगर तुम्हें मेरी चौखट पर छोड़ा गया होता तो मैं तुम्हें सीधे अनाथालय भेज देती। हैरी की कहने की बहुत इच्छा थी कि डजली परिवार के साथ रहने के बजाय वो अनाथालय में रहना पसंद करेगा, लेकिन हॉग्समीड की अनुमति पत्र के विचार ने उसे रोक दिया। मार्ज आंटी दहाड़ी, मेरी तरफ देखकर फालतू मत हंसो। मुझे साफ दिख रहा है कि पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तब से तुम जरा भी नहीं सुधरे हो। मुझे आशा थी स्कूल वाले तुम्हें थोड़ी तमीज सिखा देंगे। वर्नन, तुम इसे किस स्कूल में भेजते हो? वर्नन अंकल ने तत्काल कहा, सेंट ब्रूटस, लाइलाज अपराधियों के लिए सबसे अच्छा स्कूल है। मार्ज आंटी ने कहा, अच्छी बात है, क्या सेंट ब्रूटस में लड़कों पर छड़ी का प्रयोग होता है? उन्होंने टेबल के पार हैरी से पूछा। हैरी ने कहा, हाँ, हर समय। बहुत बढ़िया। मुझे ये बकवास अच्छी नहीं लगती कि बच्चों की पिटाई नहीं होनी चाहिए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि कुछ बच्चे बिना पिटे सुधर ही नहीं सकते। 100 में से 99 मामलों में तगड़ी पिटाई की ही जरूरत होती है। क्या तुम्हारी अक्सर पिटाई होती है? हैरी बोला, हाँ, सैकड़ों बार। मार्ज आंटी की आंखें सिकुड़कर छोटी हो गईं। तुम्हारे बोलने का अंदाज अच्छा नहीं है। अगर तुम अपनी पिटाई के बारे में इतने हल्के अंदाज से बोल रहे हो तो साफ है कि तुम्हारी जमकर पिटाई नहीं होती। पिटूनिया, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो स्कूल वालों को पत्र लिखती और साफ साफ बता देती और बुरी तरह पिटाई करने की सलाह देती। शायद वर्नन अंकल चिंतित थे कि हैरी अपना वादा भूल सकता है, इसलिए उन्होंने तत्काल विषय बदला। मार्ज, आज सुबह की न्यूज़ सुनी थी उस भागे हुए कैदी के बारे में? मार्ज आंटी वहाँ आराम से रहने लगी। हैरी सोचता था, काश वो यहाँ नहीं आती तो कितना बढ़िया रहता। वर्नन अंकल और पिटूनिया आंटी हैरी को आम तौर पर प्रोत्साहित करती कि वो उनके रास्ते से दूर रहे। हैरी को अच्छा भी लगता था, लेकिन मार्ज आंटी हैरी को हर समय आंखों के सामने रखना चाहती थी ताकि वे उसे सुधार के लिए सुझाव दे सकें। उन्हें हैरी और डडली की तुलना करने में मजा आता। तीसरे दिन उन्होंने दोपहर का खाना खाते समय कहा, वर्नन, ये लड़का अगर गलत रास्ते पे चला जाए तो खुद को दोषी मत समझना। अगर कोई चीज अंदर से ही सड़ी हुई है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हैरी ने अपना ध्यान भोजन पर केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ थरथराने लगा। उसका चेहरा गुस्से के मारे तमतमा गया। उसने खुद को याद दिलाया, अनुमति पत्र याद रखो। मार्ज आंटी ने शराब का गिलास उठाया। वो बोली, ये पैदाइश के मूलभूत नियमों में एक है। कुत्तों में भी ऐसा होता है। अगर कुतिया के साथ कुछ गड़बड़ हो तो पिल्ले में कोई न कोई गड़बड़ जरूर होती है। मार्ज आंटी ने शराब के जिस गिलास को हाथ में पकड़ा था वो फूट गया। कांच के टुकड़े हर तरफ उड़ने लगे और मार्ज आंटी ने थूक निकलकर पलक झपकाई। उनका बड़ा लाल चेहरा शराब में नहा गया। पिटूनिया आंटी चीखी, मार्ज, मार्ज, तुम ठीक तो हो? मार्ज आंटी ने चेहरे को नैपकिन से पोंछते हुए कहा, शायद गिलास थोड़ा कसकर पकड़ लिया था। कुछ दिन पहले कर्नल फॉबस्टर के यहाँ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी पकड़ बहुत मजबूत है। पिटूनिया आंटी और वर्नन अंकल हैरी को शक की निगाहों से देख रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि बेहतर होगा कि वो पुडिंग को छोड़ दे और जल्दी से चला जाए। बाहर निकलने के बाद वो हॉल की दीवार पर टिक कर गहरी सांस लेने लगा। बहुत लंबे समय बाद उसे गुस्सा आया था और उसने किसी चीज को फोड़ा था। हैरी अभी भी नाबालिग जादूगर था और जादूगरों के कानून के अनुसार उसे स्कूल के बाहर जादू करने की इजाजत नहीं थी। उसका रिकॉर्ड भी साफ सुथरा नहीं था। आवाजों से वो समझ गया कि डर्सली परिवार टेबल से उठ रहा है। वो उनके रास्ते से दूर हटकर जल्दी से ऊपर की सीढ़ियों पर चला गया। अगले 3 दिनों तक जब भी मार्ज आंटी उससे ऐसी वैसी बातें कहती तो हैरी अपनी झाड़ू की बेहतरीन देखभाल खुद कैसे करें कि मार्गदर्शक पुस्तिका के बारे में सोचने लगता। उसके चेहरे पर एक सपाट भाव आ जाता। उसे देखकर मार्ज आंटी कहती, ये मंदबुद्धि है। आखिर मार्ज की यात्रा की आखिरी शाम आ गई। पिटूनिया आंटी ने बेहतरीन डिनर तैयार किया। सूप और मछली के दौरान हैरी की गलतियों का कोई जिक्र नहीं हुआ। जब सब लोग लेमन मोरिंग पाई खा रहे थे तो वर्नन अंकल अपनी ड्रिल बनाने वाली कंपनी ग्रनिंग्स के बारे में विस्तार से सबको बताकर बोर कर रहे थे। पिटूनिया आंटी ने कॉफी बनाई और वर्नन अंकल ब्रांडी की बोतल लेकर आए। मार्ज, तुम तो नहीं लोगी ना? मार्ज आंटी पहले ही शराब पी चुकी थी। उनका बड़ा चेहरा बहुत लाल हो गया था। एकदम छोटा सा, एकदम छोटा सा, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, ये हुई ना बात, उन्होंने हंसते हुए कहा। मार्ज आंटी ने अपने होंठ चाटते हुए और ब्रांडी के खाली गिलास को रखते हुए कहा, बहुत बढ़िया पिटूनिया, इससे थोड़ी ताकत मिल जाती है। आखिर 12 कुत्तों की देखभाल भी तो करना पड़ती है। माफ करना, मुझे स्वस्थ बच्चे अच्छे लगते हैं। उन्होंने डडली की तरफ आंख मारी। तुम्हारा डील डॉल सही है डडली, बिल्कुल अपने पिता की तरह। हाँ वर्नन, मैं थोड़ी ब्रांडी और लूंगी।
दूसरी तरफ ये बच्चा है, छोटा और घटिया दिखता है। ऐसा कुत्तों के साथ भी होता है। ये सब खून का असर है। जैसा कि मैं उस दिन कह रही थी, गंदा खून आखिर रहेगा गंदा ही। बुरा मत मानना पिटूनिया, मैं तुम्हारे परिवार की बुराई नहीं कर रही हूँ, परंतु ये तो सच है कि तुम्हारी बहन गड़बड़ थी। अच्छे परिवारों में भी ऐसा हो जाता है। और फिर वो एक आवारा के साथ भाग गई और परिणाम हमारी आंखों के सामने है। हैरी अपनी प्लेट को घूर रहा था। उसके कानों में अजीब सी घंटी बज रही थी। मार्ज आंटी की आवाज वर्नन अंकल की ड्रिल की तरह उसके कानों में जा रही थी। मार्ज आंटी ने जोर से कहा, इसका बाप? तुमने कभी नहीं बताया वो क्या करता था? वर्नन अंकल और पिटूनिया आंटी बहुत तनाव में दिख रहे थे। डडली ने अपने पाई से नजरें हटाकर अपने मम्मी डैडी को देखा। वर्नन अंकल ने कनखियों से हैरी को देखा और कहा, वो काम नहीं करता था, बेरोजगार था। मुझे यही उम्मीद थी। मार्ज आंटी ब्रांडी का बड़ा घूंट लेते हुए बोली। अपनी आस्तीन से ठुड्डी पूंछते हुए कहा, निकम्मा, निठल्ला, आलसी, आवारा। वो ऐसे नहीं थे। हैरी अचानक बोला। टेबल पर एकदम खामोशी छा गई। हैरी कांप रहा था। वर्नन अंकल का चेहरा सफेद पड़ गया। वो चिल्लाए, और ब्रांडी लोगी? फिर उन्होंने हैरी से गुर्रा कर कहा, लड़के तुम बिस्तर पर जाओ, चलो। नहीं। मार्ज आंटी ने हिचकियां लेते हुए हाथ उठाया। उनकी छोटी लाल आंखें हैरी पर टिक गईं। आगे बोलो लड़के, आगे बोलो। तुम्हें अपने माता पिता पर बड़ा घमंड है ना? वो कार दुर्घटना में मारे गए थे। मुझे लगता है वो शराब के नशे में धुत रहे होंगे। वे कार दुर्घटना में नहीं मरे थे, हैरी ने कहा, जो अब खड़ा हो गया था। वो कार दुर्घटना में ही मरे थे, झूठे कहीं के। और तुम्हें अपने सज्जन मेहनती रिश्तेदारों के सिर पर बोझ की तरह छोड़ गए हैं। मार्ज आंटी ने आवेश में फूलते हुए कहा, तुमने एक बुरे, घटिया। लेकिन मार्ज आंटी की बोलती बंद हो गई। ऐसा लग रहा था कि वो गुस्से के कारण फूल रही थी, परंतु उनका फूलना बंद नहीं हुआ। उनकी आंखें बाहर निकलने लगी। उनका मुंह इतना खुल गया कि वो बोल नहीं सकती थी। अगले ही पल उनके जैकेट के बटन टूट गए। वो किसी बड़े गुब्बारे की तरह फूल रही थी। पेट इतना फूल गया कि बेल्ट टूट कर गिर गया। उनकी हर उंगली बेलन की तरह फूल रही थी। जब मार्ज आंटी का शरीर कुर्सी से छत की तरफ जाने लगा तो वर्नन अंकल और पिटूनिया आंटी एक साथ चीखे, मार्ज! वे अब तक पूरी तरह गोल मटोल हो चुकी थीं। जब वे हवा में उठती हुई ऊपर जा रही थी तो ऊपर बुरी तरह भौंकता हुआ कमरे में आया। नहीं! वर्नन अंकल ने मार्ज का पैर पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन वो फर्श से ऊपर उठ गए। अगले ही पल रिपर ने झपटा वर्नन अंकल के पैर में अपने दांत गड़ा दिए। इसके पहले कि उसे कोई रोके, हैरी डाइनिंग रूम से दौड़कर बाहर आया। वो सीढ़ियों के नीचे बनी अलमारी की तरफ गया। वहां पहुंचते ही अलमारी का दरवाजा जादू से अपने आप खुल गया। कुछ ही पलों में वो अपने संदूक को खींचकर घर के सामने वाले दरवाजे तक ले आया। फिर वो सीढ़ियों पर दौड़कर चढ़ा और उसने अपने बिस्तर के नीचे वाले फर्श पर रखे ढीले बोर्ड को खींचा। उसके भीतर से अपनी पुस्तक और जन्मदिन के तोहफों वाले तकिए के कवर को झपट कर निकाला। कमरे से बाहर निकलते समय उसने हेडविग का खाली पिंजरा भी उठा लिया। धड़धड़ाते हुए वो अपने संदूक के पास पहुंचा था कि तभी वर्नन अंकल डाइनिंग रूम के बाहर निकले। उनका एक पैर खून में लथपथ था। वो गरजे, वापस आओ, वापस आओ और उसे ठीक करो। हैरी गुस्से में पागल हो चुका था। उसने अपनी संदूक को एक लात मारी, उससे छड़ी निकाली और वर्नन अंकल की तरफ कर दी। वे इसी लायक थी, उन्हें जो सजा मिली है उसी के लायक थी, मुझसे दूर रहना। हैरी ने बहुत तेज तेज सांस लेते हुए कहा। उसने दरवाजे के हैंडल को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए। हैरी ने कहा, बहुत देर हो चुकी है, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। अगले ही पल वो बाहर निकलकर अंधेरी शांत सड़क पर पहुंच गया। अपना भारी संदूक खींच रहा था। हेडविग का पिंजरा उसकी बाह में दबा था।